ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला है अगले क्वेश्चन में। हमारे पास एक कोण है, दिस इज अ सॉलिड कोण, ठीक है। ये वाला सॉलिड कोण का जो ये रेडियस है वो r है और हाइट जो है वो भी हमारा r है, और इसके नीचे एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसके नीचे एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये जो बेस वाला लाइन है इसको रेफरेंस लो, तो ये हमारा Z है, इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम रो है और इसका भी मास पर यूनिट वॉल्यूम रो है। ऑब्वियसली बात है, इस क्लियरली एविडेंट जो सॉलिड हेमिस्फीयर है इसका भी रेडियस r होगा। तो लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो किस तरीके से इसके सेंटर ऑफ मास को लोकेट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, अगर मैं कोण के बारे में बातचीत करता हूं, अगर मैं केवल और केवल कोण के बारे में बातचीत करता हूं, सो कोण का जो मास है वो कितना होगा, रो इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h भी हमारा r है, so it will be 1/3 पाई r क्यूब। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारे यहां से जो इसका ZCM होगा वो हम जानते हैं h/4 पे लाई करता है सॉलिड कोण का, तो ZCM इज सिंपली प्लस r/4। और दूसरी ओर जो हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर है, दूसरी ओर जो हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर है, उस सॉलिड हेमिस्फीयर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो मास आएगा m, दैट विल बी रो इंटू 2/3 पाई r क्यूब। तो इसका जो ZCM होता है वो यहां पर लाई करेगा 3r/8 नीचे, तो इसका जो ZCM होगा दैट विल बी -3r/8। तो सिंपली इसको M1 बोल दो और इसको हम बोल देता हूं Z1, और इस वाले को M2 बोल दो और इसका ZCM को बोल देता हूं Z2। अच्छा, तो M1 प्लस M2 कितना आ जाएगा, द टोटल मास। इन दोनों का एडिशन अगर मैं देखूं तो रो इंटू पाई आर क्यूब, 2/3 प्लस 1/3 इज 1, तो इट विल बी सिंपली रो इंटू पाई आर क्यूब, right? So ZCM will be nothing but M1 Z1 plus M2 Z2 by M1 plus M2. Now M1 by M1 plus M2 कितना आ जाएगा, 1/3। और M2 by M1 plus M2 सिंपली कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है। सो ZCM का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3 इंटू Z1
प्लस 2/3 इंटू Z2, ये आ जाएगा मेरे पास। सो दिस इज R/12, और यहां पर अगर मैं 4 से काटता हूं तो -3R/12, तो R/12 माइनस 3R/12, तो -2R/12, दैट इज इक्वल्स टू -R/6। तो ZCM का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंपली -R/6। आई होप ये चीज हमें समझ में आए होंगे, राइट? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं इसी प्रोफाइल का। थोड़ा अलग चीज बोला है इसमें, ध्यान दो। मेरे पास एक स्क्वायर है, मेरे पास एक स्क्वायर है ऑफ साइड ए, लैमिनर है, ठीक है, और इसके ऊपर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके ऊपर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये वाले जो लेंथ्स है वो है पी। ठीक है, इसका भी मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा, और इसका भी मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा। ये लाइन जहां पर कट करता है वो कट करता हुआ पॉइंट है ए। तो सवाल ये पूछा गया है, फाइंड द रेशियो B by A such that the center of mass of the system lie at A। सेंटर ऑफ मास मेरा ए पे ही हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होने वाला है? अच्छा, क्विक थिंग, इसका जो हाइट होगा h, h will be simply b square minus a square by 4. This is a by 2, this is b। तो हाइट जो होगा सिंपल पाइथागोरस से मैं ये लिख सकता हूं। सो अगर मैं स्क्वायर के बारे में देखूं तो स्क्वायर का जो मास है m1, दैट विल बी सिंपली सिग्मा इंटू ए स्क्वायर, राइट? और इसका मैं यहां पे रेफरेंस लाइन ले लेता हूं, ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये मेरा नेगेटिव डायरेक्शन है। लेट्स टेक इट एज एक्स एक्सिस, ठीक है। सो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो डेफिनेटली इसका सेंटर पे होगा, तो इसका जो XCM होगा दैट XCM विल बी इक्वल्स टू -a/2, राइट? एंड नाउ अगर मैं ट्रायंगल के बारे में बात करूं, अगर मैं ट्रायंगल के बारे में बातचीत करूं, इसका M2 जो होगा that will be half into a into under root b square minus a square by 4। ओके, ये मेरा M2 होगा, और इसका जो XCM आएगा, ये XCM आएगा इस हाइट के 1/3 पे विद अ पॉजिटिव साइन, यानी प्लस 1/3 अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। सो अगेन m, इसको x1 बोल दो, इसको x2 बोल दो, तो जो हमारा फाइनल XCM आएगा दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2। मैंने यहां पे सिग्मा लिखना भूल गया, सिग्मा लिख दो, सॉरी, बाई m1 प्लस m2। और ए पे होने के कारण
ये हमारा 0 होना चाहिए। यानी सिंपली मैं एक चीज लिख सकता हूं, m1x1 प्लस m2x2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास आ जाएगा कंडीशन। सो ये अगर मेरे पास कंडीशन आ गया है, सो m1x1 माइनस को मैं भूल के उधर लेके चला जा रहा हूं, इंटू a/2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू m2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, और यहां पर मेरा 2 के बदले 6, क्या लिख रहा हूं, सॉरी, ये आ जाएगा मेरे पास। सुनाओ, सिग्मा सिग्मा कट, ठीक है, ए कट, 3 3 कट, सो 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। एंड नाउ इफ आई चेंज, यहां पे लेकर आता हूं, तो 13a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। एंड सिंपली यहां से मेरे पास आ जाएगा b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल्स टू 13 बाई 4, तो b बाई a का वैल्यू आएगा √13/2। दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ b बाई a। आई होप ये चीज यहां पे हमें समझ में आए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। नाउ ये मेरा एक्सिस है, ये मेरे पास एक रॉड है, मेरे पास ये एक रॉड है लाइक दिस। इस रॉड का 3 हिस्सा है, ठीक है, ये वाले को पॉइंट ए बोल दो, यहां पर है पॉइंट बी, यहां पर है पॉइंट सी, और यहां पर है पॉइंट डी। ठीक है, ये जो ए बी लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 3l, जो बीसी लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू l, और ये जो सी डी लेंथ है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू l। अच्छा, इसका रॉड का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो कुछ अजीबोगरीब है। अच्छा, ए टू बी मास पर यूनिट लेंथ increases linearly from lambda to 3 lambda। ठीक है, समझ में? ए से बी जो है उसका जो मास पर यूनिट लेंथ है, ए पर मास पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, और वो लीनियरली इंक्रीज करते हुए बी पर जो मास पर यूनिट लेंथ है दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा। ये हमें दिया हुआ है। ओके, बीसी इज मासलेस, बीसी वाला पार्ट जो है उसका लैम्डा 0 है, टेक इट एज मासलेस। C2D मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ increases linearly from 4 lambda to 5 lambda। ठीक है, इसी पे मास पर यूनिट लेंथ जो है वो है 4 लैम्डा, और डी पे जो मास पर यूनिट लेंथ है वो दे रखा है 5 लैम्डा। ओके,
कैलकुलेट XCM, और यहां पर ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम x इक्वल्स टू 0 मानेंगे, तो XCM कितना होगा। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली बात, इस चीज को दो पार्ट में तोड़ लो, फॉर AB एंड देन फॉर CD। दोनों को अलग अलग से एनालाइज करेंगे, दोनों को अलग अलग से सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, और फाइनली दोनों का सेंटर ऑफ मास को हम एक जगह पे लेकर आ जाएंगे, दो पॉइंट मास मानते हुए। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, A to B, जो कोई भी जनरल पॉइंट का लैम्डा होगा, लैम्डा एज x, मैं क्या लिख सकता हूं? x इक्वल्स टू 0 पर कितना है? x इक्वल्स टू 0 पर कितना है? ध्यान देना, दैट इज लैम्डा। और x इक्वल्स टू 3l पर कितना है? 3 लैम्डा। तो लैम्डा में टोटल बदलाव कितने का हुआ है? 2 लैम्डा का। सो दैट विल बी 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 3l। तो पर यूनिट लेंथ लैम्डा इतने से इंक्रीज करता है, तो x लेंथ के कारण वो कितना इंक्रीज करेगा? इंटू x प्लस द इनिशियल वैल्यू लैम्डा। सो दिस विल बी द लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ x। तो लैम्डा x मैंने निकाल दिया हूं, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 3l, 2x प्लस 3l। ये मेरे पास है लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आया होगा। पुट करके देख लो, x इक्वल्स टू 0 पर कितना आ रहा है? सिंपली लैम्डा आ रहा है, और x इक्वल्स टू 3l पुट करो तो ये 9l, तो हमारे पास साफ साफ 3 लैम्डा आ रहा है। ठीक है, सो AB वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? AB वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने यहां से x दूरी पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लूंगा ऑफ थिकनेस dx। तो ये वाले टुकड़े का जो dm होगा, दैट विल बी लैम्डा बाई 3l, 2x प्लस 3l इंटू dx। राइट, पहली बात, इसका टोटल मास कितना होगा? इसका टोटल मास को अगर मैं m1 बोलता हूं तो दैट इज लैम्डा बाई 3l। इसका इंटीग्रेशन 2x dx का इंटीग्रेशन, x वैरीज फ्रॉम 0 टू 3l, इट विल बी x स्क्वायर बाई 2, 2 इज कट, तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9l स्क्वायर। 3l इंटू x, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 9l स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो जाएगा 18l स्क्वायर। तो 18l स्क्वायर बाई 3l दैट इज इक्वल्स टू 6l, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 6 लैम्डा l। ये है मेरा m1 का वैल्यू, और ये m1 वैल्यू आ जाने के बाद इंटीग्रल x dm मेरे पास क्या होगा? लैम्डा बाई 3l, सॉरी, लैम्डा बाई 3l टू इंटीग्रल x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू 3l प्लस 3l इंटू 0 टू 3l इंटीग्रल x dx। ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, सो ये वाला वैल्यू के बारे में अगर मैं देखूं, दैट विल बी लैम्डा बाई 3l, ये हो जाएगा मेरे पास x क्यूब बाई 3, 2/3 इंटू 3l का होल क्यूब। 3l का होल क्यूब मतलब कितना आएगा? 27l क्यूब, दैट बाई 3 कितना आ जाएगा? 9l क्यूब, तो 2 इंटू 9l क्यूब 18l क्यूब, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 9l स्क्वायर बाई 2 इंटू 3l है, तो प्लस
27 L cube by 2. So this will be equals to 36 plus 27 कितना आ जाएगा मेरे पास 63 तो that will be 21 lambda L square by 2 ये मेरे पास आ जाएगा 21 lambda L square by 2. ये मेरे पास इंटीग्रल x dm का वैल्यू है. तो पहला वाला रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा x1, ठीक है, ऐसे उसके निकालने की कोई जरूरत नहीं है. मतलब बेसिकली मुझे ये वाला वैल्यू जो है उसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, दैट इज 21 लैम्डा L स्क्वायर बाय 2. ये पहले वाले का XDM है. अब फर्दर एनालिसिस पे आता है CD. तो अगर मैं C2D के बारे में बातचीत करूं, कोई भी जनरल पॉइंट X के बारे में बातचीत करो, पहली बात L लेंथ पे टोटल जो लीनियर डेंसिटी है वो 4 लैम्डा से इंक्रीज करके 5 लैम्डा पे जा रहा है. तो दोस्तों लैम्डा X अगर मैं लिखता हूं, दैट विल बी लैम्डा बाई L X माइनस 4L. पहले तो ये X का काउंटिंग ही चालू होगा 4L से, तो पर यूनिट लेंथ इतना इंक्रीज है, तो X माइनस 4L लेंथ पे इतना इंक्रीज होगा प्लस 4 लैम्डा. ठीक है, समझ में आया? आई होप ये चीज समझ में आया होगा. एंड नाउ अगर मैं लैम्डा बाई L को कॉमन ले लूं, तो X माइनस 4L so 4L is cut. It is simply coming out to be lambda by L into X. चेक करके देख लो एक बार. X को अगर मैं 4L पुट करता हूं तो मेरे पास सिंपली आ जा रहा है 4 लैम्डा, और X को अगर मैं 5 लैम्डा पुट कर रहा हूं तो सिंपली मेरे पास आ जा रहा है 5 लैम्डा. परफेक्टली सही इक्वेशन निकाला हूं मैं. सो इसका जो टोटल मास होगा M2, that will be equals to lambda by L integration of x dx, जहां पे x वेरी करेगा 4L से 5L तक, and it will be x square by 2. तो 25L square minus 16L square, that will be 9L square. तो 9 lambda L by 2, ये मेरे पास M2 आएगा, 9 lambda L by 2. और इसका अगर मैं इंटीग्रल XDM करूं, तो कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई L इंटीग्रल x स्क्वायर dx 0 to 5L लैम्डा बाई 3L 125L क्यूब माइनस 64L क्यूब. तो 125 माइनस 64 कितना हो जाएगा? 61. दैट इज इक्वल्स टू 61 लैम्डा L स्क्वायर बाई 3. ये मेरे पास आ जाएगा, राइट. सो दोनों रॉड का मैं इंडिविजुअली सब कुछ निकाल दिया हूं. तो अब मुझे अगर फाइनली निकालना हो, सो XCM इसका M1 X1 कितना आ जाएगा? लैम्डा L स्क्वायर इंटू 21 बाई 2 प्लस 61 बाई 3 डिवाइडेड बाई द टोटल मास. टोटल मास इसका है 6 लैम्डा L, इसका है कितना? 9 लैम्डा L बाई 2. तो अगर मैं इस पे देखूं 12 में कितना हो जाएगा? 21. 21 लैम्डा L बाई 2 ये मेरे पास आ जाएगा. एंड सो लैम्डा इज गॉन, L इज गॉन. सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो
L by 21. So this will be 21 plus 122 by 3. तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 63. ये हो जाएगा मेरे पास 63 और 63 प्लस 122 तो कितना हो जाएगा मेरे पास ये 185. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 185 L by 63. That will be the location of center of mass. तो मैंने लेफ्ट ए एंड से निकाल लिया हूं. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली सही है, गड़बड़ भी है तो करेक्शन कर लेना. कैलकुलेशन में उतना ध्यान नहीं दिया. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है इसका एक बेसिक जेनरिक आइडिया आई होप ये वाले क्वेश्चन से हमें मिल जाएगा. सो एक्सटेंडेड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास किस तरीके से निकालना होता है इसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया मैंने यहां पर तुम लोगों को दे चुका हूं. अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास. क्या मास भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं. बट नेगेटिव मास कंसीडर करते हुए सेंटर ऑफ मास के बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं. इट्स मोर ऑफ अ सॉल्विंग टेक्निक जिसके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे. ओके